नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चीन के इतिहास और इसके दर्शन का विस्तृत तौर पे अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी प्राचीन काल से आधुनिक युग तक चीन की जर्नी कैसी रही है, चाहे वो पॉलिटिकल जर्नी हो, चाहे वो इसकी इंटेलेक्चुअल जर्नी हो। तो उसकी पॉलिटिकल जर्नी को जानने के लिए हमने इसकी विभिन्न सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया, विभिन्न डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा और उनकी इवेंट्स के बारे में अध्ययन किया जिसकी वजह से चीन का पॉलिटिकल लैंडस्केप शेप हुआ है। साथ ही इसकी इंटेलेक्चुअल जर्नी को जानने के लिए हमने चीन के दर्शन को पढ़ा, इसकी फिलोसॉफी को पढ़ा। तो जब हम चीन की फिलोसॉफी को, इसके दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें एक दौर आता है हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट्स का दौर। हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट का जो दौर है ये चीन के दर्शन के इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इस दौर में बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, बहुत सारे दार्शनिकों ने अपने अपने आइडियाज को प्रोपोगेट किया जिसकी वजह से चीन के लोगों की जीवन शैली पे काफी प्रभाव पड़ा। चाहे वो कन्फ्यूसिज्म हो, चाहे वो टाओइज्म हो, चाहे वो मोहिज्म हो, चाहे वो लीगलिज्म हो, इस तरीके की कई सारी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट का इस दौर में इमर्जेंस हुआ जिसको हम इंडिविजुअली तो पढ़ चुके हैं, अब हम उन्हें सम्मिलित रूप में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट, नाम से तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे 100 फिलोसॉफी या हैंडेड एग्जैक्ट नंबर में ऐसी कोई फिलोसॉफी होंगी या 100 दार्शनिकों की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम हैंडेड है लेकिन नंबर में हैंडेड नहीं है। हैंडेड यहाँ पे मैनी को रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे यहाँ पे। तो प्राचीन चीन के दर्शन और उसके दार्शनिकों की हम बात करेंगे, उनके आइडियाज की यहाँ पे हम बात करेंगे सम्मिलित रूप में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इंडिविजुअली हम कन्फ्यूसिज्म को भी पढ़ चुके हैं, टाओइज्म को भी पढ़ चुके हैं, लीगलिज्म को भी पढ़ चुके हैं, मोहिज्म को भी, एग्रीकल्चरलिज्म, लॉजिशियनिज्म, नेचुरलिज्म, इन सबको पढ़ चुके हैं, स्कूल ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी सबको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इनको सम्मिलित रूप में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीजों को एक साथ समझ पाएंगे। तो मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ वो था जो डायनेस्टी का पीरियड। जो डायनेस्टी जो कि चीन के इतिहास की सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी, जिसने 1046 से 256 बीसी तक रूल किया। तकरीबन 790 वर्षों के इस कार्यकाल में उस डायनेस्टी के यहाँ पे कई सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उन राजनीतिक उतार चढ़ाव की वजह से, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस और सामाजिक उतार चढ़ावों की वजह से यहाँ पे कई सारे फिलोसोफर्स का इमरजेंस हुआ और उन फिलोसोफर्स ने जो अपनी विचारधाराओं को लोगों के सामने प्रेजेंट किया उन्हें ही हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट्स कहा जाता है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बैकग्राउंड को भी पढ़ेंगे और हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे और इनकी सोच को भी पढ़ेंगे। तो वो कन्फ्यूशियस हों, मोजी हों, कन्फ्यूशियस की विचारधारा कन्फ्यूसिज्म कहलाई, जिनके बाद में और भी कई फिलोसोफर्स थे जैसे जुनजी, मेंशियस, ये भी कन्फ्यूशियस की ही स्कूल ऑफ थॉट के फिलोसोफर थे। शान यांग जो कि लीगलिज्म की फिलोसॉफी के थे, लाओजी जो कि टाओइज्म के फाउंडिंग मेंबर की फाउंडर के तौर पे देखे जाते, टाओइज्म की फिलोसॉफी को उन्होंने प्रोपोगेट किया था। तो इनको हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, तो ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इनको आप जाके देख सकते हैं। आपको एक ओवरऑल इनके बारे में पता चलेगा कि कन्फ्यूसिज्म क्या है, टाओइज्म क्या है, लीगलिज्म क्या है, मोहिज्म क्या है, क्योंकि ये मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स थे। अगर हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट्स की भी बात करें तो उसमें ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट थे। हमने बाकियों को भी पढ़ा है लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे ही दिया है लेकिन फिर भी आप इसे पढ़िए कि हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट, जिसे चाइनीज भाषा में कहा जाता है बैजिया जेंगजिमिंग, अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है नहीं समझ पाऊंगा मैं, लेकिन ये इसका नाम होता है। ये फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थी जो कि 6th सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान रही, जिसमें स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड और वॉरिंग स्टेट पीरियड आता है। स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड और वॉरिंग स्टेट पीरियड को आगे हम डिस्कस करेंगे, जिस दौरान ये सब फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उनका इमरजेंस हुआ था। तो ये जो दौर था, इस दौर में चाइना में काफी सारे उतार चढ़ाव हो रहे थे। ये पॉलिटिकल केओस का दौर था, टर्बुलेंस का दौर था, यहाँ पे वायलेंस वगैरह हो रही थी। लेकिन उसी दौरान चीन में जो फिलोसॉफी जनरेट हो रही थी, जो इमर्ज हो रही थी, उसका ये गोल्डन पीरियड था। तो गोल्डन पीरियड ऑफ चाइनीज फिलोसॉफी से बोला जाता है। और केओस के दौर में जब बहुत ज्यादा उथल पुथल थी और जब सब कुछ माहौल इतना अच्छा नहीं था, उस दौर में फिलोसॉफी का गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो विपदा में, आपदा में आप कह सकते हैं अवसर वाली ये स्थिति थी। और इसमें जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने अपने अपने आइडियाज को प्रोपोगेट किया। हर किसी के बीच में कंपटीशन चल रहा था और उनके बीच में कंटेंशन भी चल रहा था। तो इसे कंटेंशन ऑफ हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। तो कन्फ्यूसिज्म, मोइज्म, लीगलिज्म, स्कूल ऑफ नेम्स, यिन यांग, दाओइज्म, ये सारी फिलोसॉफी जो थी वो इस दौर की फिलोसॉफीज थी और इनका प्रभाव चीन के लोगों की जीवन शैली पे बहुत पड़ा। स्पेशली कन्फ्यूसिज्म, टाओइज्म, लीगलिज्म, इनका काफी प्रभाव पड़ा।
और इनकी पॉलिटिक्स पे भी पढ़ा, इनकी पॉलिटिकल लैंडस्केप पे भी पढ़ा, तो उसे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ दिस एरा कैरेक्टराइज्ड बाय इन itinerant scholars who were often employed by very state ruler as advisors। अब ये भी बात है कि जो स्कॉलर्स थे इस दौर के, वो कौन थे? कोई टीचर था, कोई लीगलिस्ट था, मतलब लीगलिस्ट में फिलोसफी वाली लीगलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई एडवाइजर था अलग अलग तरीके का, कोई किसी के मंत्री था, कोई कुछ था, कोई स्टेट्समैन था, तो वो अलग अलग तरीके के विषयों के ऊपर राजाओं को राय देते थे, एडवाइस देते थे, लोगों को भी एडवाइस देते थे। कोई फिलोसोफर लाइफ के बारे में बात कर रहा है, कोई लॉ के बारे में बात कर रहा है, कोई डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहा है, कोई मिलिट्री के बारे में बात कर रहा है, तो अलग अलग विषयों के अलग अलग जानकारों ने जो अपने अपने आइडियाज दिए, उन्हीं के हिसाब से उनके नाम भी बढ़ गए। और ये दौर शुरू होता है लगभग स्प्रिंग ऑटम पीरियड में, जो डायनेस्टी का जो मिड पीरियड था उस दौरान। इसका अंत होता है 221 बीसी में, जब इंपीरियल चाइना का अस्तित्व आता है। इंपीरियल चाइना जब चिन डायनेस्टी जो है वो रूलिंग क्लास में आ जाती है, वॉरिंग स्टेट को खत्म करके चीन का यूनिफिकेशन हो जाता है। उस डायनेस्टी की हम अभी आगे बात भी करेंगे। तो उस दौरान क्या होता है कि चिन डायनेस्टी ने सिर्फ एक फिलोसॉफी को अपनाया, वो थी लीगलिज्म की फिलोसॉफी, और बाकी सारी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का उसने दमन किया। तो उनका पर्ज किया, उनको पर्ज करने को, उनको दबाने की कोशिश करी। जब एम्परर किन शी हुआंग राजा बनते हैं और उनके मंत्री बनते हैं लीशी, तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ लीगलिज्म को अपनाया, बाकियों को धुतकार दिया। ये वो, तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि जब जो डायनेस्टी सत्ता में आती है, जो डायनेस्टी आती है सत्ता में, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, चीन के इतिहास की जो अर्ली डायनेस्टीज थी, शुरुआती राजवंश थे, उसमें सबसे पहला राजवंश माना जाता है जिया वंश। तो जिया वंश, इसे कई तो राजवंश मानते भी नहीं, उनका मानना है कि मिथिकल था, ठीक है। लेकिन शांग वंश, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, तो जिया, शांग, और फिर तीसरी डायनेस्टी आती है जो डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी आती है, इस जो डायनेस्टी के रूलर ने क्या किया? इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने शांग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया। शांग डायनेस्टी जब खत्म हुई और यहाँ पे आई, इन्होंने आते ही कहा कि हमें मिला है मैंडेट ऑफ हेवन। मैंडेट ऑफ हेवन का बेसिकली चीन में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि एक एम्परर को, एक राजा को स्वर्ग से आदेश मिला है, ऐसा वो क्लेम करता था। अब आदेश तो किसी ने देखा नहीं कि राजा को दैविक आदेश मिला है कि वो चीन के लोगों के ऊपर रूल कर सकता है। इसे मैंडेट ऑफ हेवन कहा जाता था। तो ये मैंडेट ऑफ हेवन मिला है किसे? जो डायनेस्टी के रूलर को। तो जो डायनेस्टी ने कहा कि हम करेंगे रूल, और जब जो डायनेस्टी सत्ता में आती है तो चीन आयरन एज में आ जाता है। आयरन एज यानी कि लोहे का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के होना शुरू हो जाता है। आयरन उस समय खोजा जा चुका था, लेकिन अब आयरन का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, आयरन के टूल बनने लगे, और आयरन के टूल्स बनने लग गए, इसका मतलब है मिलिट्री में आयरन का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। जब मिलिट्री में आयरन का इस्तेमाल यानी तलवार, भाले, तीरों में इस्तेमाल होने लग गया, मजबूत धातु थी आयरन, क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि आयरन से पहले कॉपर का इस्तेमाल होता था, ब्रोंज का होता था। आयरन जब आया एक सख्त धातु के तौर पे और एक प्रचुरता की मात्रा में आया, तो फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। ट्राइबल सोसाइटी, लैंड बेस्ड फ्यूडल सोसाइटी स्ट्रक्चर जो है उसमें बदल गई। तो ट्राइबल सोसाइटी जब फ्यूडल सोसाइटी में बदल गई, इकोनॉमी भी बदल गई, और जो फ्यूडल लॉर्ड वाला सिस्टम आ गया, और उसके बाद मिलिट्री में भी इस्तेमाल होने लग गया। तो एक शिफ्ट था। शिफ्ट जब होने लग गया तो उसके बाद इसी दौर में एक चीज और भी परिवर्तन हुई कि यहाँ पे जो डायनेस्टी का रूलर था, पहले तो उसकी यहाँ पे सत्ता चलती थी, यहाँ पे थी राजधानी, बाद में लेटर पीरियड में यहाँ पे राजधानी हुई। तो जब यहाँ पे थी उसे तो वेस्टर्न जो पीरियड कहा जाता है, जब यहाँ राजधानी हुई उसे ईस्टर्न जो पीरियड कहा जाता है। तो इस दौरान क्या हुआ कि उसने 770 में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया, ईस्ट की तरफ कर लिया, और उसके समय आते आते ये डायनेस्टी जो है वो कमजोर होने लग गई। अब उसके पास मैंडेट ऑफ हेवन तो था, उसने लोगों को ये बात कह के बरगला तो रखा था कि उसके पास मैंडेट ऑफ हेवन है, उसे स्वर्ग से रूल करने का आदेश मिला है, अधिकार मिला है। लेकिन जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो भी ताकतवर हो रहे थे इसकी डायनेस्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हर जगहों पे अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड तो थे ही। उन फ्यूडल लॉर्ड्स के पास जमीन थी, वो मजबूत होते जा रहे थे। अब उनको इसने पावर दे दी, उनको ऑटोनॉमी दे दी, क्योंकि इसके पास भी कोई चारा नहीं था। जो डायनेस्टी के रूलर ने, एम्परर ने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया अपनी पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि उसने छोटे छोटे किंगडम बना दिए और उन किंगडम को कह दिया कि यहाँ पे तुम गवर्नर रहोगे, तुम्हारे पास ऑटोनॉमी रहेगी, तुम्हारे पास सेना रहेगी, तुम्हारे पास टैक्स कलेक्शन की परमिशन रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे। क्यों? क्योंकि मेरे को मिला है मैंडेट ऑफ हेवन, मेन राजा मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ी थोड़ी स्वायत्तता रहेगी।
तो जब ये स्वायत्तता इनको मिलने लग गई और ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो ताकतवर होने लग गए, तो यहाँ से शुरू होता है स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। स्प्रिंग ऑटम पीरियड 770 से 476 बीसी के बीच का टाइम था। इस दौरान तकरीबन 170 छोटे छोटे स्टेट्स जो है वो इमर्ज हुई। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये 170 थे तकरीबन। अब यहाँ पे तो मैन है, उनका ही नाम दिख रहा है आपको, लेकिन 170 थे। फिर उसके बाद ये स्टेट आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि शुरुआती समय में राजा ने इनको बोला था कि तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे, आपस में नहीं लड़ोगे। लेकिन एक पीढ़ी निकली राजा की, अगली पीढ़ी में यहाँ पे गवर्नर बदल गया, यहाँ पे भी गवर्नर बदल गया, ये आपस में लड़ने लग गए कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ये रिसोर्स मेरे, ये मेरे रिसोर्स। तो अब राजा की महत्वता जो है वो हो गई कम। फिर राजा ने राजधानी इधर शिफ्ट कर ही ली थी, राजा की महत्वता कम हो गई, राजा नाम का राजा बचा और ये लड़ने लग गए। लड़ते लड़ते स्थिति ये आ गई कि 170 में से बचे 7, मतलब 7 कैसे बचे, आपस में जीत के 7 ही पावरफुल स्टेट बचे, बाकी जो है उनको आपस में मिला लिया गया। तो ये 7 स्टेट कौन से थे? चिन, वे, जो, यन, की, हैन और चू। ये कितने थे? 7 स्टेट बचे, ये भी आपस में लड़ रहे थे। अब 7 स्टेट आपस में लड़ रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये फ्यूडल लॉर्ड थे पहले, अब ये अपने आप को राजा कहने लग गए थे। अब यहाँ पे केओस हुआ कि किसके पास कौन राजा है, एम्परर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, ये अपने आप को राजा बोल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे किंगडम बन चुके हैं। चीन जो है वो फ्रेगमेंट हो चुका था, टूट गया था छोटे छोटे हिस्सों में। इसकी वजह से यहाँ पे जो माहौल बना, भले ही यहाँ पे पॉलिटिकल केओस था, लेकिन लोगों के पास सरप्लस हो रहा था, एग्रीकल्चरल सरप्लस था, लोग प्रोस्परस हो रहे थे, लोगों के पास पैसा भी आ रहा था। तो कुछ स्कॉलर्स भी आए, कुछ लोग भी आए, उन्होंने कहा कि भाई चीन को यूनिफाइड करने की जरूरत है, चीजें तो चेंज करने की जरूरत ही है, क्योंकि ये पॉलिटिकली हमें करेक्ट करने की तो चीजें ठीक जरूरी है। उस दौरान आयरन का भी इस्तेमाल हो रहा था और मेटलर्जी टेक्निक्स भी इंप्रूव हो रही थी, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ और ज्यादा हो रही थी, कैवलरी जो है वो मजबूत हो रही थी, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स बन रहे थे, तो लड़ाइयाँ हो रही थी, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। तो बेसिकली बात यह है, जैसे कि भारत में वो महाजनपद पीरियड था जिसमें 16 महाजनपद आपस में लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते बाद में क्या हुआ कि अंत में मगध की जीत हुई और सारे महाजनपदों को मगध खा गया। वैसा ही काम किसने किया आगे चल के? चिन डायनेस्टी ने किया, चिन किंगडम ने किया, सबको खा गया और उसने यूनिफाइड किया। ये यहाँ पे भी हुआ। तो वो यूनिफाइड हुआ, उससे पहले जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस यहाँ पे हो रहे थे वॉरिंग स्टेट पीरियड में, जिसकी वजह से यहाँ पे कई अलग अलग स्कॉलर्स ने, और वो स्कॉलर्स कौन थे? कोई पॉलिटिशियन था, कोई टीचर था, कोई गवर्नर था, कोई स्टेटमैन था, वो सब अपनी अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे थे और उनके विचार ही 100 स्कूल ऑफ थॉट्स का पार्ट बनी। तो ये इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में जो लोगों को बता रहे थे, ये इंटेलेक्चुअल लोग, वो स्कॉलर्स जो है, उनकी फिलोसॉफी, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट के बारे में हो, किसी की वॉर के बारे में हो, किसी की डिप्लोमेसी के बारे में हो, चाहे किसी की नैतिकता के बारे में हो, वही जो है आगे चल के 100 स्कूल ऑफ थॉट के नाम से पॉपुलर हुई, जिसको अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है कन्फ्यूशिज्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी मानी जाती है। कन्फ्यूशिज्म और टाओइज्म संयुक्त रूप से आप इसे देख सकते हैं। इस फिलोसॉफी के जो फाउंडर थे वो थे मास्टर कोंगजी। मास्टर कोंगजी या मास्टर कोंग जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश भाषा में बाद में कन्फ्यूशियस कहा जाने लगा। अब कन्फ्यूशियस बाद में नाम रखा गया, क्रिश्चियन मिशनरी जब चाइना में गए तो उन्होंने इनको कन्फ्यूशियस नाम दिया था, बाकी नाम इनका चाइना में क्या था? मास्टर कोंग। इनके जो एफर्ट थे, इनकी जो फिलोसॉफी थी, इनके जो विचार थे, उसका प्रभाव चीन के लोगों पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और आज भी इनकी लेगेसी के तौर पे इन्हें देख सकते हैं। चाइना की सोसाइटी में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। मास्टर कोंग जो है, उन्होंने चीन को प्राचीन काल से समझने की कोशिश करी, चाहे वो जिया शांगजो डायनेस्टी के समय से, और उस दौर से उन्होंने समझा हर एक पहलू को कि चीन के लोगों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने वैल्यूज के ऊपर बात करी, ह्यूमैनिटी के बारे में बात करी, बेनवैलेंस के बारे में बात करी, हार्मनी के ऊपर बहुत बात करी कि समाज में हार्मनी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उन्होंने कई अपने नॉर्म्स बताए, हार्मनी में क्या क्या होना चाहिए, ट्रस्ट, लॉयल्टी, फ्रेटर्निटी और एक मोरलिटी, इसके ऊपर बात करी। तो अलग अलग तरीके की बातें उन्होंने करी। रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी, 5 रिलेशंस के बारे में बात करी बेसिकली उन्होंने, कि एक रूलर को रूलर की तरह बिहेव करना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, कि रूलर जो है वो डोमिनेटिंग पार्टी है, उसे अपने सब्जेक्ट्स के प्रति उदारवादी होना चाहिए। सब्जेक्ट्स जो कि सबमिसिव पार्टी हैं, सब्जेक्ट्स को अपने रूलर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
उसको उसकी बात सुननी चाहिए। फादर और सन के बीच का भी इसी तरीके का रिश्ता बताया, हस्बैंड वाइफ का भी उन्होंने बताया। तो थोड़ी सी उनकी जो विचारधारा थी रिलेशनशिप वाली, उसमें पैट्रियार्कल विचारधारा कहीं ना कहीं दिखने को मिलती है। एल्डर ब्रदर और लिटिल ब्रदर के बीच में भी उन्होंने इसी तरीके का संबंध बताया कि उसमें एल्डर ब्रदर जो है वो डोमिनेटिंग पार्टी है। इवन फ्रेंड्स में भी उन्होंने एक हायरार्की को बताया। तो कन्फ्यूशियस एथिक्स में रिलेशनशिप को 5 प्राइमरी रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया गया एक अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने उनको बताया। तो हार्मनी के बारे में उन्होंने क्या कहा, देखिए क्या है कि ही बिलीव दैट ओनली इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नेसेसरी प्रिस्क्राइब्ड रिलेशनशिप फॉर ईच इंडिविजुअल, लेट द रूलर बी रूलर एंड द सब्जेक्ट बी ए सब्जेक्ट। बेसिकली एक रूलर को, एक राजा को राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए और एक जनता के मेंबर को, एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए। और अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो एक वर्चुअस एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। लोगों को अपने व्यवहार करने का तरीका समझ में आ जाएगा। वो प्रॉपरली अगर बिहेव करने सीख जाएंगे तो समाज में अपने आप ऑटोमेटिकली एक हार्मनी स्टैब्लिश हो जाएगी। उसे हार्मनी को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति होता है जुंजी, एक आदर्श आइडियल वुमन की परिकल्पना उन्होंने करी, जिसे जुंजी कहा गया। जुंजी का बेसिकली मतलब है कि वो जेंटलमैन जो कि समझता है अपनी जिम्मेदारियों को समाज के प्रति, और वो समझता है अपने रिलेशनशिप को, वो एक पिता के तौर पे कैसे बिहेव करता है, एक पुत्र के तौर पे कैसे करता है, एक सब्जेक्ट के तौर पे या राजा के तौर पे, एक फ्रेंड के तौर पे। उसे ये समझना होगा कि जब वो एक बेटा है तो उसे अपने पिता से दब के रहना है। बेसिकली दब के रहने का मतलब है कि पिता का सम्मान करना है, पिता के सामने अग्रेसिव नहीं होना है, उससे समझना है कि पापा डोमिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे ये जो फादर है, इसे अपने पुत्र के प्रति उदार भी होना है, उसको उसके प्रति दया भावना भी रखनी है। ये नहीं कि यहाँ पे रूलर है तो वो निरंकुश हो जाए और वो ये सोचता है कि मैं तो पावरफुल हूँ, डोमिनेटिंग हूँ, तो मैं डोमिनेट करूंगा अपनी जनता के ऊपर। नहीं, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। हस्बैंड वाइफ के प्रति दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने समझाया, फ्रेंड्स के बीच में उन्होंने समझाया। फिर उनके बाद जो कन्फ्यूशियस विचारधारा के फिलोसोफर्स आते हैं, जैसे मेनकियस, जिन्हें मेनजी भी कहा जाता है, इन्होंने कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को फॉर्मुलेट किया और कन्फ्यूशियस को डायरेक्टली इन रेस्पॉन्स टू टीचिंग्स डायरेक्टली इन रेस्पॉन्स टू कन्फ्यूशियस, उन्होंने इस कन्फ्यूशियस के सारे वर्क को कंबाइन किया। एक तो ये बात है कि कन्फ्यूशियस खुद लिखते नहीं थे, वो अलग अलग जगह जाके लोगों को समझाते थे, पढ़ाते थे, अपने प्रीचमेंट देते थे, भाषण देते थे। वहाँ पे इसी तरीके का उनका दौर था, क्योंकि उस दौर में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो किताबें लिखने का कोई समझ की बात नहीं थी। उनको लोगों को सिर्फ समझाना था, एजुकेट करना था, वो भी वोकली, वो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो एथिकल बिहेवियर है, ये सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एथिकल बिहेवियर के हिसाब से रिलेशनशिप्स को समझाया। Mencius, whose synthesized and development applied Confucius thought had a profound impact on the traditional Chinese society, तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और उसके बाद उन्होंने एक कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क किया कि कन्फ्यूशियस का विचार क्या है, कन्फ्यूशियस फिलोसॉफी क्या है। फिर आगे चल के और भी फिलोसोफर आए जो कन्फ्यूशियस विचारधारा के थे, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि कन्फ्यूशियसिज्म के विचारों में भी कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम कन्फ्यूशियस ने कह दी वही बात को एकदम लेके चलेंगे कि मास्टर कॉन्ग ने कही है उसी को। थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई आदमी लकीर का फकीर तो नहीं होना चाहता, और ये नहीं होना चाहते थे, तो इन्होंने अपने अपने विचार दिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति थे जुनजी। जुनजी वैसे तो विचारधारा में जुनजी एक आदर्श पुरुष की जो व्यक्तित्व की बात कर रखी थी, वो जुनजी नहीं। यहाँ जुनजी एक कन्फ्यूशियस विचारधारा के फिलोसोफर भी थे, उनका नाम भी था। उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि इंसान जो है वो जन्म से अच्छा नहीं होता है। कन्फ्यूशियस ने माना था कि इंसान आंतरिक तौर पे अच्छा ही होता है, बस उसके अच्छाई को जो है परतों को हटाने की जरूरत। लेकिन जुनजी ने क्या कहा, देखिए गुडनेस जो है वो होती नहीं है किसी के अंदर, गुडनेस को अटेन किया जाता है। अटेन करने का तरीका है प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसकी डिजायर्स और कंटेक्स्ट के बारे में उसे समझाया जाए, इंटरप्रिटेशन हो। तो ये इंटरप्रिटेशन था जुनजी का। जुनजी का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कन्फ्यूशियस के जो अलग फिलोसोफर थे उन्होंने इस तरीके से बातें कही। तो जुनजी प्रीच दैट मैन इज नॉट इन इट, मतलब जुनजी के बारे में क्या कहा गया कि जो जुनजी को आदर्श पुरुष की बात कही रखी थी, वो आंतरिक तौर पे नहीं खुश, मतलब ऐसा नहीं कि जन्मजात ही अच्छा होता है, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये बात उन्होंने कही कन्फ्यूशियस ने। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी आती है आफ्टर कन्फ्यूशियज्म, वो आती है टाओइज्म। टाओइज्म या डाओइज्म, टाओइज्म का मतलब होता है द स्कूल ऑफ वे, स्कूल ऑफ द वे, द वे। टाओ का मतलब होता है द वे, रास्ता, वो जगह, वो तरीका, वो जीवन शैली जिसके ऊपर आपको चलना है, जिस रास्ते आपको चलना है,
तो रास्ता ऐसा नहीं है कि दिल्ली से जयपुर का रास्ता है कोई ना, जीवन जीने के लिए जिस रास्ते आपको चलना है वो रास्ता क्या है, टाओ। तो इसकी जो फॉर्मुलेशन की जो एट्रीब्यूशन है, जिसके लिए जिसे क्रेडिट दिया जाता है, वो है ओल्ड मास्टर लाओजी। लाओजी जो है सेज लाओजी, जिससे का मतलब होता है ओल्ड मास्टर, इन्होंने इसके ऊपर बात करी। और इसका टाओइज्म का जो फोकस था वो ये था, टाओइज्म ऑन द इंडिविजुअल विद इन द नेचुरल रेलम रेदर देन द इंडिविजुअल विद सोसाइटी। सोसाइटी के साथ हार्मनी नहीं, नेचर के साथ हार्मनी स्टैब्लिश करना इस फिलोसॉफी का मेन मकसद था, ये उसका फोकस था। अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ लाइफ for each individual seeking to the adjust oneself and adapting to the rhythm of nature and fundamental world to follow the way of the universe and live in harmony। तो इस दुनिया का, इस प्रकृति का कुछ तौर तरीका है, और ये जो प्रकृति जिस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है, फ्लो में, द फिलोसॉफी ऑफ फ्लो कहा जाता है टाओइज्म को। तो फिलोसॉफी ऑफ फ्लो में बेसिकली है कि गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मतलब बेसिकली आपको नेचर के बहाव में बहना है, नेचर आपको एक दिशा में लेके जाती है, वही रास्ता आपको अपनाना है, कभी नेचर की फ्लो के विरुद्ध नहीं भागना है। कि प्रकृति, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको एक बताता हूँ लाओजी ने, कि जैसे कि एक बीज है वो कहीं जमीन पे गिर जाता है, और वो बीज गिर गया, किसी पेड़ का बीज है ये, तो वहां पे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, अपने आप बना, उसने कुछ नहीं किया। ये जो शीड है, द शीड डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया, वो अपने आप एक पेड़ बना। उसको वहां पोषण मिला, जमीन ने उसको पोषण दिया, वहां पे पानी मिला, उसे खाद मिली, जो भी उसको नर्चर करने वाले एलिमेंट्स थे वो नेचर में मिले उसे, तो उसने अपने आप ही वो पेड़ बन गया। वैसे ही इंसान के लिए भी उन्होंने कहा कि डू नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डूइंग नथिंग इज एक्शन, द एक्शन ऑफ नॉन एक्शन इसे कहा जाता है। तो जब वे है, ताओ का जो वे है, उसका मतलब ये है कि आपको नेचुरल फोर्सेस के साथ चलना है, आपको किसी से लड़ना नहीं है। इससे नहीं लड़ना है, नेचुरल फोर्सेस से नहीं लड़ना है। हार्मनी अगर आपको नेचर के साथ स्टैब्लिश करनी है तो आपको एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कि प्रकृति के साथ है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने तरीके बताए। एक तो वू वे का मतलब है द मेथड ऑफ फॉलोइंग द टो। वो मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस एंड नथिंगनेस। टी मतलब है द पावर ऑफ ए थिंग इज इट्स वर्च्यू आइडेंटिटी इंटीग्रल। एंड गवर्नमेंट, टाओइस्ट का गवर्नमेंट के ऊपर व्यू क्या है उसको हम सबको बारे में बात करेंगे। तो वो वी का मतलब इन्होंने क्या कहा कि नॉन डूइंग के बारे में बात करी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उस बीज ने कुछ भी तो नहीं किया, उस बीज ने कुछ नहीं किया। बेसिकली क्या किया कि जैसे हम भाग दौड़ मचा रखते हैं अपनी जिंदगी में कि ये कर लूं, ये हासिल कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आपको गो विद द फ्लो होना है, प्रकृति के एक भाव के साथ बहना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने कर्म आपको दिए हुए हैं, आप अपने जीवन में कुछ कर्म तो करते ही हैं, वो आप करते रहो, लेकिन आपको उसके लिए प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ना है। प्रकृति के नियमों को तोड़ के आप कुछ अलग हासिल करना चाहें, कुछ अलग अटेन करना चाहें, नहीं कर पाएंगे, ये इन्होंने कहा। हार्मनी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस एंड नथिंगनेस। बाय अचीविंग एम्प्टीनेस वी कैन ऑब्जर्व नेचर एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। मेडिटेशन की बात इन्होंने क्या कही कि हम एम्प्टीनेस, अपने अंदर अगर हम एम्प्टीनेस को हासिल कर पाते हैं, कि मतलब आप मेडिटेशन में जब जाते हैं, मेडिटेशन आपने कभी किया हो तो आपको पता है कि एक ऐसी स्टेट में आप जाते हैं, एम्प्टीनेस की स्टेट में जब जाते हैं, तो वी हैव टू एम्प्टी आवर माइंड ऑफ एनी इम्पल्स, एस्पिरेशन, विशेस, डिजायर्स और दैट आर अगेंस्ट टाओ। तो टाओ के खिलाफ जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को आपको एम्प्टी करना है, चाहे आपकी कोई डिजायर हो, कोई विश हो, चाहे कोई इम्पल्स हो जो टाओ के खिलाफ जा रही है। टाओ मतलब वो रास्ता, वो हार्मनी जो कि प्रकृति के साथ है, प्रकृति के भाव के साथ है, उसके खिलाफ आपको नहीं जाना है। फिर टी का मतलब क्या है? द पावर ऑफ ए थिंग इज इट्स वर्च्यू, आइडेंटिफाई एंड इंटीग्रिटी। द टी इज ए पर्सन इन देयर सेल्फ। बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ वी कैन बी हैप्पी एंड रीच टाओ। टी इज एक्सप्रेस थ्रू ह्यूमिलिटी, मीकनेस, द थ्री ज्वेल्स। तो थ्री ज्वेल्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, बेसिकली टाओ को हासिल करने का, आइडेंटिफाई करने का, वर्च्यूज को समझने का, तो वो टी का कॉन्सेप्ट है। टाओइज्म को मैंने सेपरेटली पढ़ाया हुआ है, अगर कोई चीज़ आपकी रह जाए तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट के बारे में वैसे टाओ के कोई बहुत ज़्यादा टाओइज्म के स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा था? गवर्नमेंट शुड नॉट हैव पावर ओवर पीपल। लोगों के ऊपर नहीं है सरकार, चाहे वो रूलर हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे आज की डेमोक्रेसी हो, लोगों के ऊपर नहीं है।
ये अगर कोई भी सरकार चाहती है, सोचती है कि वो लोगों के ऊपर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीगलिज्म में क्या कहा कि सरकार सबसे ऊपर, आगे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं कहा। बिकॉज एवरीथिंग हैज लाइफ, टाओ बिलीव दैट इट इज रॉन्ग टू फाइट ईच अदर इन वॉर्स। लड़ाइयाँ करना, जो दो स्टेट्स आपस में लड़ते हैं, दो किंगडम आपस में लड़ते हैं, उसको उन्होंने बुरी तरह से गलत ठहराया। अग्रेशन का उन्होंने हमेशा विरोध किया क्योंकि वो टाओ के खिलाफ है। मैन इज अनहैप्पी व्हेन ही हैज टू फॉलो रूल्स एंड लॉज। तो बेसिकली इन्होंने लॉज एंड रूल्स को अभी खिलाफत करी बेसिकली, कि उनको लोगों को जकड़ना नहीं चाहिए कानूनों में, क्योंकि प्रकृति के अपने नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से चलते रहो। कोई नए नियम कायदे कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रकृति के नियम अगर कोई इंसान नहीं तोड़ेगा तो उसे कोई नए कॉन्स्टिट्यूशन या कोई नए लीगल सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कन्फ्यूसिज्म का कुछ मायनों में इन्होंने अपोजिट किया, उसके बारे में आगे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, थ्री ज्वेल्स की भी बात करी, इन एंड यान जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, 5 एलिमेंट्स वुक्शिंग, इनको हम सबको पढ़ चुके हैं, इन यान को भी वुक्शिंग को भी पढ़ चुके हैं। तो इन यिन एंड यान का जो कॉन्सेप्ट था वो बैलेंसिंग पावर की बात थी। यहाँ पे एक तरफ है यिन जो कि डार्क है, ये है यिन, और ये है यान। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि यिन और यांग जो हैं वो प्रकृति के हर एक एलिमेंट्स में होते हैं। कभी यिन डोमिनेट करता है, कभी यांग डोमिनेट करता है, लेकिन इनका बैलेंस होना, इनका ओवरऑल बैलेंस होना प्रकृति में और इक्विलिब्रियम में रहना बहुत जरूरी है। कभी भी यिन पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर सकता, कभी यांग कभी पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर सकता। और इनको अलग अलग असेंबल कर दिया कि जैसे डार्क है, यिन मतलब डार्क है, कोल्ड है, और ये क्या हो गया, लाइट हो गया और वार्म हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट वाली चीज अच्छी है, डार्क वाली बुरी है, नहीं, दोनों का बैलेंस अच्छा है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इक्वल और बैलेंस होना जरूरी है, ये बात कही। थ्री ज्वेल्स की बात इन्होंने करी। थ्री ज्वेल्स से पहले देख लेते हैं 5 एलिमेंट्स, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वुक्शिंग फिलोसॉफी में क्या होता है कि 5 एलिमेंट्स की बात हो रखी है जो कि डायनेमिक है। जैसे 4 एलिमेंट थ्योरी थी ग्रीक फिलोसॉफी में, हमने पढ़ी थी 4 क्लासिकल एलिमेंट्स, जिसमें क्या थे आपके फायर, अर्थ, वाटर एंड ईथर, एयर। तो उन 4 एलिमेंट से पूरी दुनिया बनी है, वो स्टैटिक एलिमेंट्स बताए गए। लेकिन यहाँ वुक्शिंग फिलोसॉफी जो है इसमें 5 एलिमेंट्स और 5 फेजेस की बात है जो कि डायनेमिक है, जो आपस में एक दूसरे से बनते रहते हैं। कि फायर से अर्थ बनेगा, अर्थ से मेटल बनेगा, मेटल से वाटर बनेगा, और वो बनेगा कैसे, एक दूसरे को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आपस में इस साइकिल को चलते रहेंगे। एक क्रिएशन साइकिल होगा और एक कंट्रोलिंग साइकिल होगा, जनरेटिंग और कंट्रोलिंग साइकिल उन्हें कहा जाता है। तो वो फिलोसॉफी वुक्शिंग फिलोसॉफी थी, जिसमें पूरी प्रकृति में यिन यान का बैलेंस और इन 5 एलिमेंट्स के फेजेस का जो बैलेंस है वो बहुत जरूरी है। थ्री ज्वेल्स, देयर शुड बी बिहाइंड ऑल द 3 थिंग्स यू नो, कंपैशन, मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। तो कंपैशन, मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी की बात करी, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपने जीवन के सारे डिसीजंस लेता है और टाओ के साथ बैलेंस बना के रखता है, टाओ को फॉलो करता है, उस रास्ते को फॉलो करता है जिससे इंसान जो है, जिससे उसे चलना चाहिए, नेचर के साथ उसे हार्मनी में रहना चाहिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, कोर टेनेट है टाओइज्म के, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी बताया है कि लोगों को हार्मनी में रहना चाहिए टाओ के साथ। और वो भी नॉन डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति में आप आए हैं, आपको अपने आप प्रकृति आपको अपने भाव में ले जाएगी। उसके बाद टी मतलब इट्स इंपॉर्टेंट, वी ट्रस्ट आवरसेल्फ एंड डिस्कवर हु वी आर। हमें समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है, तभी हम नेचर के भाव को समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पैदा हुए और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3 ज्वेल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कंपैशन, मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें। टाओइस्ट डोंट लाइक पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, ज्यादा इसके बारे में बात उन्होंने करी भी नहीं। उन्होंने कहा कि लीगल लॉज वगैरह लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो टाओइज्म से या टाओ को फॉलो करने से रोकते हैं। 3 ज्वेल्स की बात करी, इन यान के बैलेंस की बात करी, 5 एलिमेंट्स के बैलेंस की बात करी। तो ये इसके कोर क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। अब इसके बारे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन काल में कुछ काम कर रहा है, मान लो एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है फॉर एग्जांपल, कोई ऑफिशियल है, तो उसे अपने जीवन में कन्फ्यूसिज्म की टीचिंग्स का साथ देना चाहिए। उसे वो अपना जीवन काल और अपनी हार्मनी को एस्टेब्लिश कर पाएगा। समाज के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो समाज के साथ हार्मनी और अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है, उसे हार्मनी चाहिए जीवन में नेचर के साथ रिटायरमेंट के बाद, तो उसे टाओइज्म को फॉलो किया जाना चाहिए। तो चाइनीज कल्चर में कुछ इसी तरीके का माहौल था कि जीवन काल में तो आदमी कन्फ्यूसिज्म को फॉलो करता था रिटायरमेंट से पहले तक, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो टाओइज्म को फॉलो करता था। हालांकि दोनों के बीच में कुछ कुछ अंतर थे। टाओइज्म और
कन्फ्यूसिज्म में मोरलिटी, रिचुअल्स, लर्निंग, म्यूजिक्स, रिलेशनशिप्स इनके बारे में बात कर रखी थी, सोशल हार्मनी की बात कर रखी थी। लेकिन टाओइज्म में ये कहा था कि नेचर के साथ हमें हार्मनी स्टैब्लिश करनी है, लोगों के साथ नहीं। रिलेशनशिप की, पिता पुत्र के बीच की हार्मनी, जनता और राजा के बीच की हार्मनी, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। टाओइज्म में क्या कहा कि सीधा नेचर के साथ, प्रकृति के साथ सद्भाव बनाओ, प्रकृति के साथ रिश्ता बनाओ, जनता के साथ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कन्फ्यूशियस ने कहा क्योंकि सामाजिक प्राणी है इंसान, तो सोसाइटी में भी हार्मनी होना जरूरी है। तो दोनों में ही अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी बातें हैं, और दोनों ही फिलोसफीज आगे चल के साथ में एक ही व्यक्ति कन्फ्यूसिज्म और टाओइज्म दोनों को भी फॉलो कर सकता है। तो बैलेंस बिटवीन यान, इन एंड यान की बात करी, क्वाइट लाइफ की बात करी, नॉन डूइंग की बात करी, रिचुअल्स की बात करी टाओइज्म में, और इधर कन्फ्यूसिज्म में मैंने आपको बताई दिया रिलेशनशिप, लर्निंग और रिचुअल्स की बात करी। रिचुअल्स वगैरह की बात करी थी कि मैंने यहाँ पे तो आपको नहीं बताया, जब कन्फ्यूसिज्म को अलग से पढ़ाया था तब बताया था कि म्यूजिक का महत्व और रिचुअल्स का महत्व, एंसेस्टर वर्शिप की, इन सभी के बारे में कन्फ्यूसिज्म में भी बात हो रखी है। अब आगे आती है अगली फिलोसॉफी, लीगलिज्म की फिलोसॉफी। द स्कूल ऑफ लॉ इसे कहा जाता है। ये स्कूल ऑफ लॉ जो है ये फॉर्मुलेट की थी ली कुई, शांगयांग, हान फाइजी और लीसी, इन कई फिलोसोफर्स ने करी थी, और जो कि एक लीगलिज्म की डॉक्ट्रिन है जिसमें कानून व्यवस्था के ऊपर काफी बात हो रखी है। इसमें यह कहा गया है कि सोसाइटी में ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए एक सख्त डिसिप्लिन को इम्पोज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर होनी चाहिए, स्टेट सबसे ऊपर होना चाहिए, ऐसा लीगलिस्ट फिलोसोफर्स का मानना था। इनका मानना था कि जनता जो है वो नेचुरली जो है, लोग जो है वो नेचुरली सेल्फिश होते हैं। अब जैसे एकदम ही अलग बात होगी ना, कन्फ्यूसिज्म में क्या कहा गया था कि भाई जनता जो होती है, लोग जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। कन्फ्यूशियस ने ऐसा कहा, उनकी उस अच्छाई को बाहर निकालने की जरूरत है। फिर आगे चल के कन्फ्यूसिज्म में भी एक विचारधारा आई जिसमें कहा गया कि इंसान नेचुरली अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसे अच्छा ट्रेनिंग करके दिया जा सकता है, ट्रेनिंग अच्छी हो उसे एक सही रास्ते ले जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इन फिलोसोफर्स ने, हैन फाजी जैसे और शांग यांग जैसे लोगों ने क्या कहा कि भाई आदमी तो नेचुरली क्या है, उसकी नीयत ही है कैसी, सेल्फिश, धोखाधड़ी वाली। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, और उसे कोई एग्जाम्पल देके या कुछ पढ़ा के या उसे अच्छाई के ज्ञान के लेक्चर देके नहीं समझाया जा सकता। उसको लाइन पे लाने के लिए अच्छे कानून व्यवस्था की जरूरत है, अच्छे कानून और पनिशमेंट की जरूरत है। अगर गलती करे तो हार्श पनिशमेंट दो, अच्छा काम करे तो उसे रिवॉर्ड दो, तभी इंसान जो है वो सही रास्ते चल सकता है। ये इनकी विचारधारा थी। अब देखिए सारी विचारधाराएं आप पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअली आपको सही लग रही होंगी, कुछ क्रिटिसिज्म भी नजर आ रहे होंगे उनके, क्योंकि आपकी अपनी सोच भी तो है। उसके थ्रू आप कन्फ्यूसिज्म को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, लीगलिज्म को भी सपोर्ट या क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो आप ये समझिएगा कि इनके सभी फिलोसॉफीज के अपने अपने सपोर्टर्स और इनके अपने अपने क्रिटिसिज्म थे। सिविल सर्वेंट्स के बारे में भी इन्होंने कही कि सिविल सर्वेंट्स को भी वॉच आउट करना चाहिए केयरफुली, क्योंकि वो भी करप्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सबसे ऊपर होनी चाहिए, राजा को कोई क्रिटिसाइज करे उसको आप क्या बोलते हैं, ठिकाने लगा दो, एक तरह से उसे पनिश करो, और राजा को एब्सोल्यूट पावर देने की इन्होंने पूरी एडवोकेसी करी। क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग जो थे, चाहे वो शांगयांग हो, हेनफेजी हो या लीसी हो, ये ज्यादातर लोग स्टेटमैन थे जिनके पास पावर थी, सत्ता थी, तो सत्ता को नहीं त्यागना चाहते थे। सत्ता को नहीं त्यागना चाहते थे तो इन्होंने सत्ता को कायम रखने के लिए एब्सोल्यूट पावर की वकालत करी। इन्होंने कहा कि राजा एकदम ताकतवर होना चाहिए, राजा को कोई चुनौती नहीं देना चाहिए, राजा जो है उसे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये टीचिंग्स थी लीगलिज्म की, जिनको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इन्होंने कन्फ्यूशियस मेजॉरिटी को पूरी तरह से अनरियलिस्टिक बता दिया। कहा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि लोगों को समझाया जा सकता है और उनको ज्ञान दें और एक सही रास्ते पे ले जाएं और उनको एक हार्मनी में लेके लोगों को समझाएं तो वो समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से काम नहीं होता, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट्स की जरूरत है। तो इस तरीके की बातें करी। उसके बाद ये जो फिलोसॉफी है इसमें उन्होंने इंपीरियल गवर्नमेंट की वकालत भी करी कि एक इंपीरियल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पूरे सारे किंगडम्स को एकजुट कर दे। ये जो चिन किंगडम है इसने इसको अपनाया, और इनके बाद इन्होंने स्टेट ऑफ वॉर की पॉलिसी भी अपनाई, वॉर की जो टैक्टिक्स थी उनको अपनाया। और उसके बाद ये चिन किंगडम जो है उसने पूरे चाइना का यूनिफिकेशन किया और यहाँ पे लीगलिज्म की फिलोसॉफी को अपनाया गया। फिर उसके बाद इस दौरान तो क्या हुआ कि इतनी सख्ती से लीगलिज्म की फिलोसॉफी को अपनाया गया कि बाकी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को तो जला दिया गया।
कई सारे स्कॉलर्स को मरवाया गया, कई लाइब्रेरीज को जलाया गया, बहुत नुकसान पहुंचाया गया सिर्फ लीगलिज्म की फिलोसॉफी में एब्सोल्यूट पावर को रखने के लिए बाकी दर्शन का, दार्शनिकों का दमन किया। लेकिन फिर आगे चल के जब हैन डायनेस्टी आती है तो हैन डायनेस्टी ने कहा कि देखो इतना स्ट्रिक्ट कानून व्यवस्था तो हमें नहीं चाहिए, इतना पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करना, जनता भी है, उसके भी अधिकारों का सम्मान करना है। तो लीगलिज्म और कन्फ्यूसिज्म के विचारों को थोड़ा उनके जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं उनको साथ में लेके सिंथेटाइज किया गया, और उसका प्रभाव जो है वो आगे आने वाले कई साम्राज्यों पे देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी तक भी मिलता है कि इन्होंने अपनी सरकार चलाने के लिए लीगलिज्म की फिलोसफी का सहारा लिया है। फिर आती है मोहिज्म की, जो कि चौथी सबसे बड़ी फिलोसॉफी थी हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट्स में से। इसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान था मास्टर मोजी का। मास्टर मोजी या मोजी, जो कि 470 से 391 बीसी के फिलोसोफर थे, उन्होंने इसके ऊपर बात करी। और ये भी फिलोसॉफी जो है ये ज्यादा सर्वाइव नहीं करवाई थी, चिन डायनेस्टी के समय आते आते इसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया था, इसके फिलोसोफर्स को नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन ये फिलोसॉफी काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने एक तो इम्पार्शियल यूनिवर्सल लव की वकालत करी। ये फिलोसॉफी एक ध्यान रखिएगा कि कन्फ्यूसिज्म के दौर में उनकी राइवल के तौर पे देखी जाती थी कि कन्फ्यूशियस के राइवल कौन है, मोहिज्म वाले मोहिस्ट है। इन्होंने इम्पार्शियल यूनिवर्सल लव की वकालत करी। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि एक बेटा जो है, एक फादर जो है वो अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करेगा ही, ये तो नेचुरल है क्योंकि वो उसका बेटा है। अपने सन जो है अपने फादर से ज्यादा प्रेम करेगा, किसी पड़ोसी से ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मोहिज्म में कहा गया कि इम्पार्शियल यूनिवर्सल लव होना चाहिए। ये नहीं देखना है कि कोई मेरा सगा संबंधी भाई बंधु है ना, सभी जीवों से, सभी लोगों से बराबरी का प्रेम करो, इम्पार्शियल करो। प्रेम में कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट बात थी इनका। उसमें अग्रेशन में इन्होंने पूरी तरह से खिलाफत करी, टाओइज्म में भी करी, कन्फ्यूसिज्म में भी करी, और अग्रेशन की खिलाफत इन्होंने भी करी कि भाई अग्रेशन नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ये जो किंगडम लड़ रहे थे। लीगलिज्म में इस चीज की खिलाफत नहीं करी थी। लीगलिज्म में क्या कहा गया था कि लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन चीन को यूनिफाइड करो, जिसमें ताकत है वो जीते, जीत तो एक बनो। मेरिटोक्रेसी की बात करी, यानी ऑफिशियल्स को जब चुना जाता है तो चुनने का जो तरीका है वो मेरिट बेस होना चाहिए, वंशवादी नहीं होना चाहिए कि राजा के चाचा का बेटा है तो इसको बना दो एक बड़ा ऑफिसर, ना, बनाओ उसको जो लायक है। तो ये बात इन्होंने कही। फिर इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में कहा, उपयोगवादिता के ऊपर इन्होंने बात करी, कंडेम्पशन ऑफ फैटलिज्म के बारे में बात करी। फैटलिज्म यानी फेट की जो बात है कि भाई किसी आदमी ने कहा कि मेरा तो किस्मत ही ऐसी, किस्मतवाद, किस्मत पे इन्होंने कहा कि सब बकवास है, किस्मत पे नहीं टिके रहना है, कर्मों पे ध्यान देना है। और यूटिलिटेरिज्म में भी इन्होंने कन्फ्यूशियस की विचारधारा का खंडन किया। यूटिलिटेरिज्म में कैसे कि उपयोगवादिता, जिस चीज की उपयोगिता है उसी के ऊपर खर्चा करना है, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, दिखावे के लिए चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि म्यूजिक और रिचुअल्स की भी अपनी महत्वता होती है, म्यूजिक का भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है, रिचुअल्स का भी पड़ता है। इन्होंने कहा कि नहीं करना, जो चीज़ यूजफुल नहीं है वो नहीं करनी है, वो करनी है जो कि यूजफुल है। तो यूनिवर्सल लव यानी इंक्लूसिव लव भी इसे कहा जाता है, इम्पार्शियल केयर भी कहा जाता है। सबसे इक्वल प्यार करने की बात जो है उसके बारे में इन्होंने कहा, और सबको कहा कि हेवन के लिए यानी देवताओं के लिए या ईश्वर के लिए तो सब इक्वल हैं, तो हमें भी सबको इक्वली देखना चाहिए। और यूनिवर्सल लव की धारणा को इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने बिहेवियर के ऊपर बात करी, इमोशंस के बारे में या एटीट्यूड के बारे में ज्यादा बात नहीं करी। इनका ये मकसद था। इनको एक प्रीमिटिव मेटेरियलिस्टिक एम्पिरिसिज्म की धारणा को भी माना जाता है। मतलब प्रीमिटिव मतलब क्या है ये बात कि मतलब ज्ञान का जो आपका सोर्स होता है, ज्ञान मीमांसा, एम्पिरिसिज्म जिसे कहते हैं, ज्ञान का सूत्र क्या है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, उसके बारे में भी इन्होंने एक बात करी कि ह्यूमन कॉग्निशन ऑट टू बी बेस्ड ऑन द वंस परसेप्शंस। बेसिकली जो हमारे सेंसेस होते हैं, हमारे 5 सेंस होते हैं, 6 सेंस तो एक अलग बात होगी, फिर 5 सेंस होते हैं आपकी त्वचा जो आपके छूने से, आपकी आंखें जो आपको दिखाती हैं, जो आपके कान जो आपको सुनाते हैं, आपकी जीभ जो आपको टेस्ट कराती है। तो 5 सेंस होते हैं, और 5 सेंसेस से जो आपको अनुभव होता है उससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। किस तरीके का ज्ञान? आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कड़वा है, मीठा है। किसी चीज को सुनते हैं तो उसका पर पता चलता है, देखते हैं तो उसके कलर वगैरह सब चीजें पता चलती है। तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि उस पे ही आपको फोकस रखना है, किसी तरीके की परिकल्पनाओं पे बात नहीं करना है कि भाई इमेजिनेशन है या इंटरनल लॉजिक है, एलिमेंट्स हैं, ये इन चीजों के ऊपर इन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि ज्ञान मीमांसा के सूत्र में, यानी कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, ह्यूमन सेंसेस, ये जो हमारे 5 सेंस हैं, हमारे जो
हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हीं के ऊपर भरोसा करना है। उसके बाद इन्होंने कन्फ्यूशियस के रिचुअल और म्यूजिक्स के ऊपर भी क्या कहा, उनको खंडन किया, और फ्रूगलिटी यानी कि उपयोगवादिता में बेसिकली ये कहा कि आपको मितव्ययी होना है, कम खर्चा करना है, वो बात इन्होंने कही। पैसिफिज्म का इन्होंने एक वकालत करी, बेसिकली कहा कि डिफेंस तो करो खुद का, लेकिन दूसरों पे अटैक मत करो, अग्रेशन को इन्होंने खारिज किया। ठीक है। उसके अलावा हिज पॉलिटिकल फिलोसफी बियर रिजेम्बलेंस ऑफ डिवाइन रूल मोनार्की, डिवाइन रूल मोनार्की को तो इन्होंने सपोर्ट किया और बेसिकली कहा कि देखिए राजा के प्रति लोगों को ओबे करना चाहिए, उसकी सम्मान करना चाहिए, और लोगों को भी, जो राजा है उसको भी जो हेवन की विल है उसका सम्मान करना चाहिए, कि उसे भी लोगों को तौर तरीके से ही रूल करना चाहिए। मेरिटोक्रेसी को कहा इन्होंने, मेरिटोक्रेसी की बात करी, मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर बिठाना है तो उसकी वर्च्यू, उसके गुण की एबिलिटी के आधार पर ही उसे बिठाया जाए, किसी के ऐसा नहीं कि किसी का सगा संबंधी इसलिए उसे बिठा दिया जाए, नहीं। फिर लेकिन ये जो मोहिज्म है ये डिक्लाइन कर गया जब चिन डायनेस्टी ने दूसरी जो लीगलिज्म के अलावा जो बाकी थॉट्स थी उसका खंडन करना शुरू किया और उनका स्कॉलर्स को मारना पीटना शुरू करा, उनकी लाइब्रेरीज को जलाया, तो मोहिज्म जो है वो खतरे में आ गया। तो इन 4 फिलोसॉफीज को पढ़ चुके हैं हम। कन्फ्यूशियज्म जो कि राइट कंजर्वेटिव विचारधारा मानी जाती है, टाओइज्म जो कि लिबरलिज्म फिलोसॉफी मानी जाती है और लेफ्ट लिबरल के तौर पे जानी जाती है मोहिज्म, स्कूल ऑफ लॉजिक भी इस दौर में मानी जाती है। उसके अलावा मोहिज्म लीगलिज्म जो है, जो स्टैटिक बिग गवर्नमेंट वाली जो फिलोसॉफी है, जो आप कह सकते हैं एक तरीके की एक्सट्रीम राइट डिक्टोरियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली लीगलिज्म की फिलोसॉफी, जिसमें आप ये कह सकते हैं फासिस्ट टाइप की है, तो वो इस तरीके की होती है। एग्जैक्ट फासिस्ट नहीं, एक विचारधारा के तौर पे हम फासिज्म को और लीगलिज्म को एकदम नहीं कह सकते कंपैरिजन, लेकिन कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग लीगल लॉज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, तो फिर स्कूल ऑफ यिन यांग की बात करते हैं। यिन यांग का कॉन्सेप्ट अलग है, स्कूल ऑफ यिन यांग अलग है। यिन यांग का जो कॉन्सेप्ट था और 5 एलिमेंट्स के जो वुक्सिंग फिलोसॉफी कॉन्सेप्ट था, उन दोनों को मिक्स करके ये एक फिलोसॉफी बनाई गई, जिसमें बेसिकली ये कहा गया कि यिन यांग और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। यिन यांग में भी मैंने आपको बताया था कि यिन यांग क्या होते हैं, ये है यांग, ये है यिन, और इसमें यिन में भी यान है, यांग में भी यिन है। तो ये देखो दिख रहा है ना आपको व्हाइट स्पॉट, यांग है ना इसमें। तो बेसिकली प्रकृति में हर एक चीज डुअलिटी में, डुअलिटी का प्रिंसिपल है, द्वंद्व है, हर एक चीज साथ में होती है। ऑर्डर होगा तो केओस भी होगा, मस्कुलिनिटी होगी तो फेमिनिटी भी होगी, डे होगा तो नाइट भी होगा, है एक दूसरे के अपोजिट लेकिन हमेशा साथ में रहते हैं। तो अपोजिट बट टुगेदर, अपोजिट बट टुगेदरनेस, और दोनों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक हो दूसरा ना हो, तो एक तरफ नोन एक तरफ अननोन। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पे केओस है, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे यांग में आपको लाइट नजर आ रही है, इधर डार्कनेस नजर आ रही है, इसका मतलब ये मतलब है कि यिन जो है वो बैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, यांग जो है वो गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ दिखाना है, कोई गुड एंड बैड नहीं है, दोनों का संयुक्त रूप में साथ में बैलेंस में होना जरूरी है। वैसे ही बुक्सिंग है तो यहाँ पे जनरेटिंग साइकिल और ओवरकमिंग जो है या कंट्रोलिंग साइकिल है, उसके थ्रू ये 5 एलिमेंट्स जो हैं या 5 प्रोसेस जो हैं वो आपस में चीज़ों को बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, और सारी प्रकृति की चीज़ें इन 5 एलिमेंट से ही बनी है, इन 5 प्रोसेस से ही बनी है। इसके बारे में ये फिलोसॉफी जो है दोनों के बारे में बात करती है। तो ये फिलोसॉफी इन दोनों प्रिंसिपल्स को साथ में लेके आती है, स्कूल ऑफ यिन यांग और 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें एक बात यह है कि इसे बाद में टाओइज्म ने अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया, क्योंकि टाओइज्म में ऑब्वियसली बुक्सिंग और यिन यांग की बात पहले से कर रखी थी। तो यिन यांग की फिलोसॉफी को सेपरेटली ना देख के टाओइज्म में ही आप देखें तो वहाँ पे इसके बारे में आपको क्लियरिटी मिल जाती है। बुक्सिंग 5 एजेंट स्कूल जो है, जिसका मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 5 प्राइमल एलिमेंट्स या 5 कॉस्मिक एजेंट्स होते हैं जो इंटरेक्शन और आपस में चेंज करते रहते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड हैं लाइफ और यूनिवर्स में। तो हर एक चीज़ों से असाइंड है, जैसे वुड के साथ बर्थ असाइंड है, फायर के साथ ग्रोथ असाइंड है, अर्थ के साथ मैच्योरिटी, फिर डिके और डेथ वाटर के साथ असाइंड है। तो लाइफ के भी फेजेस को 5 हिस्सों में तोड़ दिया, सीजन को भी 5 हिस्सों में तोड़ दिया। 5 में से 4 तो इस सीजन मानते थे कि स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर, और एक बिटवीन द सीजन्स का टाइम इन्होंने मान लिया अर्थ का। फिर डायरेक्शन को भी ये 5 तरीके से देखते थे कि 5 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ तो होता ही है, लेकिन सेंटर को भी इन्होंने असाइन किया कि सेंटर भी एक डायरेक्शन है। कलर्स भी
ऑर्गन्स भी, इमोशंस भी, सबको कुछ ना कुछ असाइन कर दिया। तो देखिए ऑर्गन मतलब बेसिकली वुड एलिमेंट आपका बैलेंस में नहीं है तो आपको लीवर की बीमारी होगी। आपका हार्ट की डिजीज है, इसका मतलब आपका फायर एलिमेंट जो है वो प्रोसेस जो है वो बैलेंस में नहीं है। तो इनका बैलेंस में होना बहुत जरूरी है और इसका इस्तेमाल इन्होंने मेडिकल फील्ड में काफी किया। इस फिलोसॉफी का वुक्सिंग फिलोसॉफी के थ्रू इन्होंने ट्रीटमेंट किए और उन ट्रीटमेंट में वुक्सिंग फिलोसॉफी का इस्तेमाल किया। अब स्कूल ऑफ नेम्स या लॉजिशियंस की स्कूल जो थी, लॉजिशियंस की स्कूल होगी तो उसमें लॉजिक के बारे में बात होगी और लॉजिक के बारे में बात होते होते इन्होंने नेम्स की भी बात करी। नेम्स में मतलब डेफिनेशन, लैंग्वेज, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, इनके ऊपर बात करी, लॉजिक के ऊपर बात करी। तो ये कुछ उस तरीके की फिलोसॉफी थी जैसे सोफिस्ट फिलोसॉफी हुआ करती थी एंशिएंट ग्रीस में, डायलेक्टिशियंस हुआ करते थे जिसको हमने वहां पे भी पढ़ा है। ग्रीक फिलोसॉफी की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे भी ऐसी फिलोसॉफी थी, यहाँ पे भी इस तरीके की फिलोसॉफी थी और टाइम भी लगभग ऑलमोस्ट सेम सा ही था। फिर कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स थे जिन्हें पहले की किताब जो थी जैसे ग्रैंड हिस्टोरियन की जो किताब थी सीमा कियान की, वहां पे तो मेंशन नहीं किया गया लेकिन बुक ऑफ एन में मेंशन किया गया, जैसे स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एग्रीकल्चरलिज्म, सिंथेटिज्म और स्कूल ऑफ माइनर टॉक। इनके बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी को सेपरेटली भी पढ़ चुके हैं, अभी बात करते हैं। इसे स्कूल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलायंस भी कहा जाता है। स्कूल ऑफ वर्टिकल अलायंस का मतलब यह है कि छोटे छोटे स्टेट्स अगर आपस में फॉर्म कर लें अलायंस तो क्या कर सकते हैं, किसी बड़े स्टेट को चुनौती दे सकते हैं। जैसे ये 3 स्टेट छोटे छोटे आपस में मिल गए तो ये चूज किंगडम को चुनौती दे सकते हैं ना, इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कौन सी अलायंस, वर्टिकल अलायंस। लेकिन हॉरिजॉन्टल अलायंस जो है उसका मानना यह था कि जब बड़ा किंगडम ही 2 बड़े किंगडम आपस में साठ गांठ कर लें तो इन छोटे छोटे किंगडम को तो धूल चटा देंगे और फिर अपना किंगडम बड़ा कर लेंगे और उसके बाद चीन का यूनिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपस में भी लड़ लो जाए। तो ये जो तरीका था हॉरिजॉन्टल अलायंस वाला, ये काम आए। क्यों? क्योंकि पहले इस चिन किंगडम ने छोटे इस चू के साथ अलायंस करी और हन को हराया, वी को हराया, इनको हराया और उसके बाद लास्ट में इसको भी हरा दिया। तो इस तरीके से चीजें चली और चिन किंगडम जो है वो जीत गया। और इस स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में वॉर की तो बात थी ही लेकिन साथ साथ डिप्लोमेसी की भी बात थी और इसमें प्रैक्टिकल बातें चल रही थी। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक नाम होता है, नाम बोल रहा हूँ, बेसिकली पॉलिटिक्स में एक नाम होता है रियल पॉलिटिक। बेसिकली एकदम रियलिटी के ऊपर प्रैक्टिकल वे में चलना है, किसी तरीके के मॉरल प्रिंसिपल्स पे ध्यान नहीं देना है, क्या एथिकल है क्या है नहीं है उसके ऊपर नहीं, दोस्ती दुश्मनी भूल जाना है, जो आपका बेनिफिट हो वो देखना है। तो बेसिकली कहा जाता है ना, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बात कही जाती है कि कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता परमानेंट, सिर्फ अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट की बात यहाँ पे इन्होंने करी, डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स और पॉलिटिकल टैक्टिक्स को सिखाया और उसका जो है इम्पैक्ट आगे देखने को मिलता है, आगे आने वाली डायनेस्टीज को और उनके रूल में उनकी जो झलक आपको देखने को मिलती है। तो ये टैक्टिशियंस थे, डिबेटर्स थे, ओरेटर्स थे जो कि अलग अलग कोर्ट्स में बातें करते थे और लोगों को समझाते थे। फिर आता है एग्रीकल्चरलिज्म, जिसे हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, जिसमें पीजेंट यूटोपियन कम्युनलिज्म और इग्लिटेरियनिज्म की धारणा का समर्थन किया। बेसिकली सब लोगों को खेती करनी चाहिए, कम्युनलिज्म की धारणा को किया। मतलब एक अर्ली तरीके का सोशलिज्म था ये, जिसमें ये बात कही गई कि संयुक्त रूप से सब लोगों को खेती करनी चाहिए क्योंकि खेती हम सब लोगों का मूल कार्य है। चाहे राजा हो चाहे सबसे छोटा भिखारी हो, उसको भी खेती करनी है। राजा को भी एक रूलर के दायित्व को निभाते हुए एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल पेश करना है, खुद भी काम भी करे, खेती भी करे और अपने लोगों के साथ उस सारे संसाधनों का बंटवारा भी करे बराबरी से। इगलिटेरियन का मतलब है कि समानतावादिता, समानता की बात करिए। यूटोपियनिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि एक आइडियलिस्टिक कम्युनलिज्म की बात करिए। आइडियलिस्टिक मतलब जो कि आप प्रैक्टिकली देखते नहीं है, लेकिन उसकी बात करिए कि सबको बराबरी से सारे रिसोर्सेज का बंटवारा होना चाहिए। लोगों की नेचुरल प्रोस्पेरिटी के रूप में इन्होंने खेती को देखा कि इंसान का मूल कार्य जो है वो है खेती, क्योंकि हम आदि अनादिकाल से उसी के ऊपर निर्भर है और वही काम हमारा मूल कार्य है। एग्रीकल्चरिज्म की धारणा को इन्होंने बताते हुए कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि सेमी मिथिकल गवर्नेंस ऑफ शेनोंग, एक राजा थे इनके प्राचीन काल में, जिनके बारे में एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक ऐसे राजा थे जो अपने लोगों के प्रति बहुत उदार थे और उनके साथ फील्ड में खेतों में खुद काम करते थे और फिर एक प्रॉपर कम्युनलिज्म की जो सोसाइटी की और इगलिटेरियन सोसाइटी की उन्होंने संरचना रखी थी। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट किंग की बात इन्होंने करी कि राजा जो है वो ऐसा नहीं कि अपने बैठा है महल में और खजाने में से उसको खाना मिल रहा है, खजाने से लोग काम कर रहे हैं और
खेती कुछ और लोग कर रहे हैं दासों की तरह और वो बैठा है ना, ये नहीं चलेगा। ये बात उन्होंने कही और लोगों के साथ राजा को भी काम करना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर का इन्होंने जो है खंडन किया, उसे मना किया। और कन्फ्यूशियज्म में कहा था डिवीजन ऑफ लेबर की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खंडन किया। इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करी, एक सोसाइटी में कि सेल्फ सफिशिएंसी के हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए, सेम तरीके के जो गुड्स हैं उनकी प्राइस फिक्स होनी चाहिए, ये बातें इन्होंने करी। इस तरीके की चीजें इन्होंने कहा। स्कूल ऑफ मिलिट्री, ये एक स्कूल इंपॉर्टेंट थी जिसमें अलग अलग फिलोसोफर्स आए, जिसमें सुनजू नाम के एक फिलोसोफर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सुनजू और सुनबिन, इन्होंने दोनों ने किताब लिखी थी, अलग अलग किताबें लिखी थी। सुनजू की जो आर्ट ऑफ वॉर है वो ज्यादा फेमस हुई और सुनबिन की आर्ट ऑफ वॉर उतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन वो भी अच्छी किताब थी। दोनों में वॉर फॉर स्ट्रेटेजी के बारे में काफी डिटेल में बात हुई। तो आर्ट ऑफ वॉर ऑफ सुनजू हमने डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ऐसी किताब है जिसको मॉडर्न टाइम में भी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, मार्शल आर्ट्स, मॉडर्न साइंस, बिजनेस, स्पोर्ट्स के लोगों को पढ़ना चाहिए और बहुत काम की किताब थी। इसमें बहुत डिटेल में बात की गई कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, अपोनेंट को कैसे हराना है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे समझना है, सामने वाले की वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे समझना है, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान कैसे तैयार रखना है, कैसे अडेप्टेबल होना है, कैसे परिस्थितियों को समझना है, वेदर को, क्लाइमेट को समझना है, सामने वाले को और अपने हिसाब से अडेप्टेबल करना है, प्लान चेंज करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। लीडर कैसा होना चाहिए, जर्नल कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बात करी। इन यान के, टियान के, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। ये स्कूल ऑफ मिलिट्री थी। फिर आती है यांगिज्म। यांगिज्म जिसे इथिकल इगोइज्म की फिलोसफी या इंडिविजुअलिटी की फिलोसफी कहा जाता है, एकदम सेल्फिशनेस की फिलोसफी भी कहा जाता है इसे। सेल्फिशनेस की मतलब सिर्फ इंडिविजुअलिटी के बारे में ये बहुत ज्यादा बात करती है। इन्होंने एक, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक लाइन में आपको समझाऊं तो इन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आपसे कहे कि आप अपना एक बाल तोड़ के मुझे दे दो, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, तो आप अपना बाल तोड़ के मत दो। किसी का कल्याण करने के लिए आपको खुद का सेक्रीफाइस, किसी भी तरीके का छोटे से छोटा सेक्रीफाइस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इतना इंडिविजुअलिटी के ऊपर या फंडामेंटल इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करती थी। ये यांगचू की फिलोसॉफी थी, जिसमें आप कह सकते हैं अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात कर रखा था। डिटेल में काफी कर रखी थी, इसके काफी क्रिटिसिज्म भी थे, लेकिन साथ में कुछ इसके फेवर की बातें भी थी। इसमें इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात हो रखी थी कि सोसाइटी में सब तरीके के, चाहे सरकार हो, इंटरेक्शंस हो, कुछ भी हो, सबको इक्वलिटी राइट मिलने चाहिए। इंडिविजुअल मॉरल कल्टीवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात हो रखी थी इसमें। और इसमें वॉरफेयर के बारे में कहा कि देखिए वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग एलाइट। तो रूलिंग एलाइट्स जो हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुपीरियर है, उनका इंटरेस्ट सबसे प्रायोरिटाइज है ना। आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटाइज होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एक्सेसिव लॉ और रेगुलेशंस की इन्होंने खिलाफत करी, कहा कि देखिए जो एक्सेसिव लॉज रेगुलेशंस हैं वो नेचुरल एक इंसान के जो राइट्स हैं उनका दमन करते हैं, उनको मिनिमाइज ही होना चाहिए। तो इनका फोकस किस पे था? इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा था। फिर आती है स्कूल ऑफ मेडिकल स्किल्स, जिसमें बेसिकली मेडिकल स्कॉलर्स थे। बिन क्यू और क्यूबो जैसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने पीच पैनजियाजिया नाम की स्कूल ऑफ थॉट्स रखी, जिसे मेडिकल स्किल्स की फिलोसॉफी कहा जाता है। जिसमें कुछ मेडिकल वर्क्स मिलते हैं, जैसे होंग लियोंजी और हैन डायनेस्टी का शांग लो। इसमें इन्होंने ट्रीटमेंट के कई मेथड बताए, जिसमें मोक्शिंग फिलोसॉफी और इन सब का इस्तेमाल करके, इन यहाँ के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते थे। फिर आती है सिंक्रेटिज्म मतलब सारे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का सिंक्रोनाइजेशन करना। लू बुइवई नाम के स्कॉलर जो थे उन्होंने इनको फाउंड किया था। और लूसी चुंगी नाम की किताब इन्होंने लिखी थी, और उसमें इन्होंने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स की स्टडी करके उनके मेरिट के बेस पे जो इनको ठीक लगा उनको इन्होंने शामिल किया, और जो उनके फ्लो थे, जो उनकी कमियां थी, जिनके क्रिटिसिज्म थे, उनको उन्होंने हटाने की कोशिश करी। तो ये कुछ इस तरीके की फिलोसफी थी, जिसमें टाओइज्म, कन्फ्यूशियज्म, मोइज्म, लीगलिज्म के सारे उनके एलिमेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े शामिल थे, और उनकी जो बुराइयां थी, कमजोरियां थी, उनको हटाने की इन्होंने कोशिश करी। फिर एक आती है लास्ट में स्कूल ऑफ माइनर टॉक्स। ये माइनर टॉक्स का बेसिकली मतलब है कि ये कोई एक फिलोसोफर नहीं था या कोई 10 फिलोसोफर नहीं थे, बहुत सारे लोग अलग अलग विचारधारा रखते ही थे। पूरे समाज में हर एक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो कलेक्टिंग आइडियाज को इकट्ठा किया गया। जो नॉन फेमस लोग थे, स्ट्रीट और मोहल्ले में रहने वाले, गांव देहात में रहने वाले लोग जो थे राज्यों में, जो अपने अपने विचार रखते थे, कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें कही, उन विचारों को कलेक्ट किया गया और उनको असेंबल किया गया। ये एक माइनर स्कूल ऑफ थॉट आई, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि बाकी लोगों की विचारधाराओं को भी कलेक्ट किया जाए। तो स्कूल ऑफ माइनर टॉक भी सामने आती है।
कंक्लूजन के तौर पे क्या कह सकते हैं हम कि भाई स्प्रिंग ऑटम पीरियड जो था, वॉरिंग स्टेट पीरियड जो था, जो डायनेस्टी के समय का, उस दौर में जिस तरीके के पॉलिटिकल और सामाजिक हालात थे, उस दौर में जो स्कूल ऑफ थॉट्स आई, स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, जिन फिलोसोफर्स ने बातें रखी, चाहे वो लीगलिज्म हो, टाओइज्म हो, कन्फ्यूशियज्म हो, उनका प्रभाव चाइना की कल्चर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और उनके मोरलिटी को और उनकी लाइफ को शेप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसे हमने उनसे पढ़ लिया है, समझ गए होंगे कि आज का जो चीन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटेलेक्चुअली कैसे ग्रो किया है, उसकी ये जर्नी कैसी रही। ओके, सो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको ये भी मिलेंगे। चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आपका कोई डाउट हो तो भी मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। आपका कोई सजेशन हो तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, so thank you so much for watching this video. Have a good day. See you next class.